हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो अभी चल रहा है वो तो आपके ओटीपी नहीं आ रहा है, मेल का फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रही है। वो सब दिक्कतें तो आपकी दूर हो ही जाएंगी। फॉर्म भरने में जो भी दिक्कत आ रही है, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग फॉर्म नहीं है, एक ही फॉर्म में। जिसको दोनों देने हैं उसको बोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोनों देने हैं, अलग से फॉर्म नहीं आएगा, एक ही फॉर्म से आपको दोनों देने। एग्ज़ाम अलग अलग है, ठीक है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे आज। एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी आज की कंडीशन में देखा जाए तो आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो स्ट्रेटजी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको बनाने के तरीके से ही डिपेंड करता है आपकी जो सक्सेस है वो कितने परसेंटेज आपको मिलेगी या कितने परसेंट आप सक्सेस होंगे, आपकी स्ट्रेटजी से पता लगता है। टॉपर्स के इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे। तो एक स्ट्रेटजी आप बना लो, उसको डेडिकेटेडली फॉलो करो तो बहुत आसान हो जाता है सिलेक्शन आपका, ठीक है। सभी जगह यही बोला जाता है। तो अगर आज की कंडीशन में हम बात करें तो देखिए, जुलाई में नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक डेट मतलब उसमें अनाउंस नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में आना चाहिए था, अगर जुलाई डेट होती, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में नहीं है, तो जुलाई डेट को अगर हम रूल आउट करते हैं तो अगस्त के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं कि अगस्त में मान लीजिए कि आपका पेपर है। अब दोनों में से कोई एक अगस्त में होता है या तो दोनों ही अगस्त में हो जाते हैं। रिजर्व डेट नहीं होने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि पेपर नहीं होगा। रिजर्व डेट क्रिएट भी की जा सकती है, ठीक है। रिजर्व डेट नहीं है, एक ही डेट है तो उस पर दोनों हो जाएंगे, या फिर अलग अलग रिजर्व डेट क्रिएट करके भी ले जा सकता है। ये मत सोचिएगा कि रिजर्व डेट नहीं है तो अगस्त में एक ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर दोनों अक्टूबर में भी हो सकते हैं, या फिर एक अगस्त एक अक्टूबर में भी हो सकता है। तो अगस्त के हिसाब से ये तीनों प्रोबेबिलिटी लेके, इन तीनों प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, या तो दोनों अगस्त में या एक अगस्त एक अक्टूबर या दोनों अक्टूबर में, इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी की बात आती है, आप अभी कहाँ लाई कर रहे हैं। कुछ लोग सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी और स्टेट पीसीएस वगैरह की अलग अलग जो तैयारियां हैं उनमें बिजी हैं। कोई मार्च में फ्री होगा, कोई अप्रैल में फ्री होगा, कोई मई में फ्री होगा, ठीक है। उसके साथ आप इसको कैसे लेके चलेंगे, आपके कौन से सब्जेक्ट हैं जो ओवरलैप करते हैं, कौन से सब्जेक्ट ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग ही सिलेबस है किसी के लिए, तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने की होती हैं। जैसे कई लोगों का फ़ोन होता है, सर मैं अकाउंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं ह्यूमैनिटी से हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से तैयारी भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब कौन सा पहले होगा अभी नहीं कह सकते, ठीक है। पहले ईओ होगा या पहले एपीएफसी होगा। मैंने आपसे कहा आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि एक पोस्ट आपको लेके निकलना ही है दोनों में से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पहले एपीएफसी होता है, दोनों कंडीशन लेके चलिए, पहले एपीएफसी होता है तो एपीएफसी के बहुत सारे स्पेसिफिक लोग हैं, ठीक है, जो ओनली एपीएफसी दे सकते हैं। लेकिन ईओ के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि जो ईओ दे सकता है वो एपीएफसी भी जरूर देगा, ठीक है। तो एपीएफसी का अगर पहले हो जाता है, एपीएफसी बड़ी पोस्ट है, ज़्यादा हाइप है, सीनियर है, ग्रुप ए है, सब कुछ है उसके पास, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन पहले, अगर वो पहले हो जाता है आपके लिए अच्छा है। फिर ईओ में आप अच्छी मेहनत करके दीजिए। अगर ईओ पहले हो जाता है, ईओ की डेट पहले आ जाती है, तो आपको तैयारी इसी तरीके से रखनी पड़ेगी कि दोनों में से किसी की भी डेट आए आप तैयार रहें। इसीलिए स्पेसिफिक होना जरूरी है, जो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, स्पेसिफिक होना आपको जरूरी है आज से, ठीक है। अगर आपको दोनों की करनी है तो इस तरीके से होना चाहिए कि मार्च अप्रैल मई जून तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए 4 महीने में, और जुलाई में आप रिवीजन करके उसको 3 बार अगस्त में पेपर दे लें। अगस्त की संभावना लेके चलते हैं। अगर अक्टूबर जाता है तो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट वगैरह दे सकते हो। इसलिए अगर हम अगस्त लेके चलें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा रिवीजन और मतलब टेस्ट वगैरह के हिसाब से। तो आपकी तैयारी शुरू से अच्छी होनी चाहिए और अभी से आपको लेके चलना पड़ेगा। मार्च से अभी 10-12 दिन जो आप अलग अलग चीज़ों में बिजी हैं, वहाँ से फ्री होकर आपको ये सेट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी, कितने घंटे देने। अब उसमें वर्किंग जो लोग हैं उनकी अलग होती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स की, उसके लिए भी काफ़ी आए हैं कमेंट की, सर एक वर्किंग प्रोफेशनल की स्ट्रेटजी में वीडियो बनाइए, वो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आज एक जनरल स्टडी की बात कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट दिमाग में लेके आपको चलना है। आप आज जहाँ स्टैंड करते हो वहाँ से आपके लिए कौन ज़्यादा पास है, आपके लिए ईओ ज़्यादा पास है या एपीएफसी ज़्यादा पास है। जो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या वनडे यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो भी जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनकी तैयारी करने वालों को दिखाई देगा कि ईओ उनके ज़्यादा पास है। और जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, किसी भी उस तरह की तैयारी में है, उनको दिखाई देगा कि उनके
एपीएफसी ज़्यादा पास है, एपीएफसी के सब्जेक्ट्स उनके ज़्यादा पास है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखना है कि जो आपके ज़्यादा पास है उसकी आप तैयारी चालू कीजिए। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे कवर करना चालू कीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी के सिलेबस में नहीं होंगे, इनको आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। इनको आपको कब पढ़ना है, ठीक है, शुरू में पढ़ लेना है या बाद में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। कितने घंटे आपको देने चाहिए, ठीक है, तो देखिए कम से कम 8 से 9 घंटे आपको ये 4 महीने में देने चाहिए, 8 से 10 घंटे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, फिर आपको सैटरडे संडे में कवर करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप कर सकें। और एक निक में बने रहने के लिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो फिर उसकी बात अलग है, जिससे आप प्रॉपर टच में बने रहें, ठीक है। और उससे फिर आपको लास्ट में जाके कर लेना है रिवीजन। बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, हाइप में नहीं जाना है। मैं हर बार यही आपको समझाता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोग अलग अलग कोर्स में चले गए, अलग अलग हाइप क्रिएट कर ली, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उसने इतनी तैयारी कर ली कि फिर वो उसको समेट ही नहीं पाया, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, एक आप रायता फैलाते हैं, एक आप रायता समेटते हैं, ठीक है। रायता आप उतना ही फैलाइए यूपीएससी में जितना आप समेट सकते हैं। अगर आपने इतना फैला दिया, अभी शुरू के 3 महीने आप ये मान लीजिए कि रायता फैलाने का टाइम है और लास्ट का 1-1.5 महीना 2 महीना जितना मिलता है आपको वो रायता समेटने का टाइम रहेगा। आप उतना ही रायता 3 महीने में फैलाइए जितना आप 1-1.5 महीने में 3 बार उसको समेट सकते हैं। आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको जानना है कि आपकी तैयारी राइट डायरेक्शन में है या नहीं, आपको हर बार टाइम कम होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ रहे हैं और सेकंड बार पढ़ने जाते हैं, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं और ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है, यानी आप गलत डायरेक्शन में। आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि सारे सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में आपको टाइम कम लगना चाहिए और लास्ट में जाते जाते जो आपका लास्ट रिवीजन होगा वो 6 या 7 दिन में होना चाहिए, 1 हफ्ते में। इतना सारा जो सिलेबस है ये आपके टिप्स पे आ जाना चाहिए, 1 हफ्ते में आ जाना चाहिए लास्ट में, और 1 हफ्ते में आप फाइनल रिवीजन करके एग्जाम में बैठ जाओ। तो वो इसी तरीके से होता है, पहले आपको 2-2.5 महीने लगे, फिर आपको 1 महीना लगा, फिर आपको 15 दिन लगे, फिर आपको 7 दिन लगे। इस तरीके से यूपीएससी का सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपकी 3 बार तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो बैकग्राउंड है, एक एग्जाम्पल लेके बात करें, मान लीजिए कॉमर्स आपका बैकग्राउंड है तो आप अकाउंट्स को पहले हैंडल कीजिए। आपका ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड है, आप सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, इनको पहले हैंडल कीजिए। आपका एसएससी का बैकग्राउंड है, आप मैथ्स इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। आपका किसी और चीज़ का बैकग्राउंड है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और उसके बाद में फिर जो ये डिफरेंट पार्ट है, बिल्कुल जैसे एसएससी वालों के लिए जीएस है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज वालों के लिए मैथ्स है। खैर सीसेट में पढ़ते हैं वो, लेकिन अगर अलग से यहाँ पे पढ़ना, इंग्लिश वगैरह भी है। उसके बाद में फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों के लिए ही अलग है, ठीक है। पहले आप जो आपके ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। जैसे 1-2 क्वेरी आई थी कि सर सीए के एग्जाम है मेरे, या कोई भी एग्जाम है किसी भी तरह के, तो उनके साथ आप किसको मर्ज कर सकते हो, ये आपको देखना है। मर्ज करते हुए आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। 2 से 3 महीने में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक बार ढंग से सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आपको रिवीजन करने बैठना। रिवीजन आपको 3 बार करके ही पेपर में जाना है। पढ़ने का मतलब यही है, जो मैं कह रहा हूँ आपको इससे कोर्स निपटाना आपको, उसका मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेना है, बहुत वास्ट में। लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ फेंकना चालू कर देंगे। जो कोर्स हैं बहुत सारे जो पीडीएफ पे ही चलते हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिलने लग जाएगी। पिछली बार भी जो कोर्स लोगों को बेकार लग रहे थे, लोगों ने ऐसे आके फ्री में डाल दी, ठीक है, मेरे चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि सबको लगा कि फ्री में मिल रही है, पढ़ लो। लेकिन फ्री की चीज़ का आपको लग रहा है कि फ्री है, पैसे नहीं लग रहे, लेकिन क्या आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है वो आपके टाइम की है। यहाँ टाइम मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका पैसा ले लेता हूँ वो बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैंने आपका समय ले लिया और समय आपका लेके मैंने ख़राब कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये बात मतलब किसी के लिए भी, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे समय आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना है। पैसे से भी इंपॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में आपके लिए समय है। उसको बचाइए, उसको तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि वो अगर चला गया वापस नहीं आएगा। पैसा आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समय। समय को बहुत तरीके से खर्च कीजिए। जो जो मैंने बताया उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। आज आप कहाँ लाई कर रहे हैं, कितने टाइम में आप कितना पढ़ सकते हैं, ठीक है,
कितने टाइम में आप कितना कवर कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। सिलेबस लेके बैठिए, प्रीवियस ईयर लेके बैठिए, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाने का तरीका यही होता है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर 2-3 जितने मिलते हैं आपको लेके बैठिए, क्या पैटर्न चल रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आप कितना, पहले एक बार ऐसे ही उसको देख के देखिए पेपर को, आप कितने पानी में, आपको पता लग जाएगा। आपको अगर वो पेपर आज देने के लिए दिया जाए तो आप उसमें कितना कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहां से देखिए कि अब जो आपका स्कोर है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, किस किस एरिया में आपको कितनी मेहनत करनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल जीरो होंगे, कुछ तो आपको आएगा ही, ठीक है। तो जो आपको आ रहा है उसमें आपको कितना करना है, जो आपको नहीं आ रहा है उसमें आपको कितना करना है, और उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको ही डिसाइड करनी है अपने विवेक के आधार पे, अपने टैलेंट के आधार पे, और फिर उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बना के कितने घंटे पढ़ना है, वो घंटे आप कब निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा से एक एग्जांपल दिया आपको कि जो बड़े क्रिकेटर होते हैं उनके दिमाग में इतना तक होता है कि ये बॉल मैंने इस तरीके से प्ले की है तो नेक्स्ट बॉल बॉलर इस जगह फेंकेगा, मैं इस तरीके से शॉट घुमाऊंगा, उस साइड में छक्का जाएगा, और वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं, खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, ठीक है। इतनी तक उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है, और वो जब पिक्चर हिट, मतलब आप वैसा कर पाओगे तभी बात है। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे आपकी कितनी तैयारी होनी चाहिए, 3 बार आपको पढ़ के जाना है, मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा ही पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होना चाहिए। वो आप कैसे करोगे, और जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आप क्या फील करोगे, ये आपको आज से सोचना है। मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेटजी इसी को बोलते हैं कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना और करना है, क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, क्या क्या करने की आपको ज़रूरत है, कितने घंटे की ज़रूरत है आपको देने की। सबके लिए वो भी सेम नहीं होंगे, मैंने एक जनरल बता दिया, लेकिन सबके लिए वो भी अलग अलग होंगे, क्योंकि सबको अलग अलग, सबका दिमाग है, सबका टैलेंट अलग अलग है, ठीक है। तो उस हिसाब से सेल्फ एनालिसिस कीजिए, बैठिए, दिमाग लगाइए, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से सारी चीज़ें कीजिए। बाकी गाइडेंस के लिए, कोर्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम अवेलेबल हैं, लेकिन सेल्फ एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना कर सकते हैं चीज़ें। बाकी आप क्वेरी और सारी चीज़ें पूछते ही रहते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन है, और वो मतलब जो क्राइटेरिया था फर्स्ट 500 वाला वो ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन अभी भी मैंने उसको ऑन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी मैसेजेस थे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और आप ध्यान रखिए अपना पर्टिकुलरली कि आपको कितना टाइम लगेगा किस चीज़ को करने में, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। किसी की भी बातों में नहीं आना है, हाइप में नहीं जाना है। लोग हाइप क्रिएट करेंगे, उनका काम है, ठीक है, उनका धंधा है। आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ाई करना, आपको वो करना है, ठीक है, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आपको बातें समझ में आई होंगी, और जो भी आपको दिक्कत आती है उसको पूछिएगा, ठीक है। कोर्स रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, अमाउंट रिलेटेड, जो भी आपको प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम पे, ठीक है। ऐप पे अभी आपको रिप्लाई नहीं मिल रहे होंगे शायद, क्योंकि अभी मैं उधर उतना एक्टिव नहीं हूँ। टेलीग्राम पे आपको सारे रिप्लाई मिल रहे होंगे, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग जाता है थोड़ा सा, लेकिन रिप्लाई आपको मिल रहे होंगे। और ऐप जिसने नहीं किया डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।